हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम सरिता है और मैंने आईवीएफ करवाया था और आईवीएफ के थ्रू मेरी प्रेगनेंसी थी। उसके बाद मुझे प्रीमैच्योर डिलीवरी कराना पड़ा और प्रीमैच्योर डिलीवरी होने के बाद मेरे बेबी को एनआईसीयू में कुछ दिन रखना पड़ा। तो ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये एनआईसीयू का है। एनआईसीयू में सबको जाने की परमिशन नहीं होती है, सिर्फ मदर को फीड कराने के लिए अलाउ होता है। और वहाँ मैं जाती थी बेबी को फीड कराने और मैंने बेबी को वो हाँ गोद में लिया है बिकॉज़ जो ये ग्लास का विंडो दिख रहा है वहाँ पर बेबी के डैडी थे, क्योंकि बाकी किसी को भी एनआईसीयू जो वार्ड होता है उसके अंदर आने की परमिशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन का बहुत खतरा होता है। तो जब मैं भी एंटर करती थी उसके पहले प्रॉपर हैंड वॉश और वो उनका जो हॉस्पिटल का एप्रॉन होता था वो पहन के जाना होता था। हेड भी कवर करना होता था, लेकिन मेरे पास हेड कैप नहीं था उस समय, इसलिए मैंने कवर नहीं किया हुआ है। और इस तरह हमें थोड़ी-थोड़ी समय के लिए बेबी से मिलने दिया जाता है, बेबी को फीड करा सकते हैं। तो सिर्फ मदर ही अलाउ होती है जहाँ बेबी एडमिट होता है। तो ये इंक्यूबेटर है, उसमें बेबी रहता है, उसका एक टेम्परेचर मेंटेन किया होता है। उस टेम्परेचर में ही बेबी रहते हैं। वहाँ पर काफ़ी बेबीज़ एडमिट थे, तो देखकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बहुत अजीब-सा लगता है कि इतने छोटे बेबीज़ अपने माँ-बाप से दूर, दुनिया में आते ही अपनी माँ से दूर उन्हें रहना पड़ता है। तो ये तो बहुत ही ख़राब लगता है। वो सिचुएशन मैं अभी यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि क्या मदर की सिचुएशन होती है। तो ऐसा कभी किसी के साथ ना हो कि उसे प्रीमैच्योर बेबी हो या जन्म होते से ही बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो उसे एनआईसीयू में एडमिट रहना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट डेज़ होते हैं। एक्चुअली मेरी आईवीएफ की प्रेगनेंसी थी और प्रीमैच्योर डिलीवरी के लिए मुझे सी सेक्शन भी करना पड़ा। उस सी सेक्शन के बाद मैं यहाँ बेबी के पास भी आती थी। तो जब एनआईसीयू में जब सब ऑब्जर्वेशन हो जाता है, बेबी सब ठीक रहता है, तो उसके बाद बेबी को डिस्चार्ज किया जाता है। तो जो आपने वो अभी क्लिप देखा, वहाँ से कॉमन रूम में शिफ्ट किया जाता है। तो मदर को थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि बेबी को, प्रीमैच्योर बेबी को कैसे हैंडल करना है। तो इसलिए एक दिन ही दूसरे रूम में एडमिट किया था और हाँ, उसके दूसरे दिन डिस्चार्ज किया था। इस समय भी मेरे बेबी का वेट जो था वो बहुत ही कम था, 1.6 केजी था, सिर्फ 1600 ग्राम की मेरी बेबी थी। फिर भी बाकी सारी चीज़ें उसकी ठीक थी, बस वेट गेन होने के लिए डॉक्टर ने कुछ-कुछ चीज़ें बताई थी कि क्या-क्या करना चाहिए, तो वो सब मैंने किया था। वहाँ डॉक्टर ने हमें ये बताया था कि बेबी को 3 से 4 बार ऑयल मसाज ज़रूर दें, उससे बेबी के वेट में भी इम्प्रूवमेंट होता है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तो मैं दिन में 2 से 3 बार तो मसाज करती थी। और जो प्रीमैच्योर बेबीज़ होते हैं उन्हें बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और एक तो वेट भी बहुत कम था, तो बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता था, मसाज भी बहुत आराम से करना पड़ता था। तो ये सारे स्ट्रगल मैंने किए हैं अपने प्रीमैच्योर बेबी के साथ। और बेबी को प्रॉपर सनलाइट भी सन बाथ भी देना चाहिए। तो मॉर्निंग में 10 साढ़े 10 बजे की धूप दिखाने के लिए कहा गया था। 10 से 15 मिनट तक बेबी को
अच्छे से सन बाथ दिया जाए, तो हम उसे सन बाथ भी देते थे। और जो मसाज है वो 2 से 3 बार की जाती थी, जिससे मेरा बेबी का हेल्थ इम्प्रूव हुआ। तो अगर किसी का प्रीमैच्योर बेबी होता है तो आप मसाज पे बहुत ध्यान दें। अगर आपसे पॉसिबल हो तो एटलीस्ट 3 बार तो मसाज देनी चाहिए, और पॉसिबल हुआ तो 4 बार भी आप बेबी को ऑयल मसाज कर सकते हैं, जिससे बेबी के हेल्थ में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और बेबी को प्रॉपर फीड करें। मेरा जो मिल्क था, मदर मिल्क था, वो भी बहुत कम था, उसकी वजह से मुझे फ़ॉर्मूला मिल्क भी देना पड़ता था। फ़ॉर्मूला मिल्क देने के बाद भी मेरे बेबी ने धीरे-धीरे वेट इंक्रीज़ किया। इसलिए अगर आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई हो और मदर मिल्क सफिशिएंट नहीं हो रहा हो, तो आप फ़ॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, कोई ख़राबी नहीं है उसमें। मेरे बेबी का हेल्थ तो इम्प्रूव हुआ है और मैंने उसे ज़्यादातर फ़ॉर्मूला मिल्क ही फ़ीड किया है। तो फ़ॉर्मूला मिल्क से भी वेट गेन हो जाता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है, बस हाँ, इम्यूनिटी नहीं मिलती। तो अगर किसी का प्रीमैच्योर बेबी हो या प्रीमैच्योर डिलीवरी करानी पड़ी हो, तो बेबी की केयर कैसे करें, तो उससे रिलेटेड मैं आगे वीडियो बना सकती हूँ। और प्रीमैच्योर बेबी होने के बाद मदर को बहुत टेंशन होती है कि बेबी का वेट गेन कैसे होगा और कोई उसको मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं होंगे, और किस तरह उसे मसाज करें, कितना फ़ीड कराएँ, और फ़ॉर्मूला मिल्क की ज़रूरत हो तो फ़ॉर्मूला मिल्क दें या नहीं। ये सब क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आप मेरा वीडियो देखें तो। और सबसे पहले आप घबराएं नहीं, कुछ दिनों में प्रीमैच्योर बेबी नॉर्मल बेबी की तरह हो जाते हैं। बस हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में हमें बहुत टेंशन होता है, क्योंकि वेट जल्दी गेन नहीं होता है, उसके लिए भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पर धीरे-धीरे हो जाता है। तो मैं भी डरती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसका भी प्रीमैच्योर बेबी होता है उसको टेंशन तो होता है। तो मुझे भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन धीरे-धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और बच्चे को इन्फेक्शन से बहुत बचाना पड़ता है, ज़्यादा शोर वाली प्लेस पे नहीं रखना पड़ता है, और ज़्यादा बाहर का एक्सपोज़र भी नहीं दिया जा सकता, और ज़्यादा लोगों के साथ भी बेबी को ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं दिया जा सकता, बिकॉज़ इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब बातों का तो ध्यान रखना पड़ता है, और प्रीमैच्योर बेबी को ग्रो करना इतना ईज़ी नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, और वो स्ट्रगल मैंने भी किया, और आज मेरे पास एक हेल्दी एक्टिव बेबी है। तो जिसका भी प्रीमैच्योर बेबी हो तो ज़्यादा टेंशन ना ले, धीरे-धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि प्रीमैच्योर बेबी हो तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और वेट भी प्रॉपर मैनेजेबल हो जाता है। मतलब उतना वेट हो जाता है जितना एक बेबी का वेट रहना चाहिए उसके मंथ के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाता है धीरे-धीरे। और बच्चे की स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, और मसाज ज़रूरी है, और सन बाथ देना भी बहुत ज़रूरी है, और मसाज पर ज़्यादा ध्यान दें, कम से कम 3 से 4 बार बेबी की मसाज ज़रूर करें। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।